everyone, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल चैतन एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम डबल इंटीग्रेशन को एवेल्युएट करते हैं। इसके 3 डिफरेंट केसेस की यदि हम बात कर रहे थे तो केस नंबर 1 पे हमने कांस्टेंट लिमिट्स पे बेस्ड एग्जांपल लिया। केस नंबर 2 में हमने एक कांस्टेंट लिमिट, एक वेरिएबल लिमिट पे काम किया। केस नंबर 3 में भी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम बाउंडेड रीजन के लिए डबल इंटीग्रेशन को एवेल्युएट करते हैं। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं तो एक और डिफरेंट क्वेश्चन हम लेते हैं केस नंबर 3 पे, जिसमें हमें जो डबल इंटीग्रेशन है उसका रीजन आर जो है वो बाउंडेड होगा किन 2 कर्व से। तो क्वेश्चन लेते हैं कि हमें यहाँ एवेल्युएट करना है डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर। फंक्शन हमको देके रखा है एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। अब जो रीजन आर है वो बाउंडेड है 2 अलग अलग कर्व से। एक कर्व है हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे हम हर बार एक ही बात डिस्कस कर रहे हैं कि जो मुद्दा है वो है लिमिट्स का, कि लिमिट्स जो है हम कैसे फाइंड आउट करें। यदि हमको x और y की लिमिट्स पता चल जाए तो हमारे लिए काम बड़ा आसान हो जाता है। अब लिमिट्स के लिए बात यदि की जाए तो आप x की लिमिट को y में ला सकते हैं, y की लिमिट को x में ला सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप जो बाउंडेड रीजन बना रहे हो वो कैसा है और उस रीजन में जो हमारा स्ट्रिप है वो कैसा है, पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस। फिर एक बार रिमाइंड करेंगे इस चीज को कि यदि हमारे बाउंडेड रीजन में स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस है, मतलब y को x की टर्म में लिखेंगे, y का जो लिमिट है वो कर्व टू कर्व चलेगा। और यदि x को y की टर्म्स में हम लेके आए कर्व को, तो वहां पे x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे और ऐसी सिचुएशन में हम x को वेरिएबल कंसीडर करते हुए, x को वेरिएबल लिमिट में मानते हुए y की कांस्टेंट लिमिट को लेंगे। क्लियर करते हैं ये केस। अब जैसे हमारे पास दिए गए इंटीग्रेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इवेल्युएट करें तो हम जानते हैं डबल इंटीग्रेशन r f ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई का जो वैल्यू है हमको फंक्शन गिवन है एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। बात करते हैं कि लिमिट्स कैसे निकाली जाए। तो देखिए यहाँ पे हम पहले से मन बना चुके हैं कि हमको स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस लेना है, तो ये तय हो जाता है कि y की वेरिएबल लिमिट बनेगी और x की जो है वो कांस्टेंट लिमिट बनेगी। यदि x की कांस्टेंट लिमिट हमको निकालनी है तो हम सबसे पहले दोनों कर्व्स को कंपेयर करें, कंपेयर करके x की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करें। इफ यू कंपेयर बोथ द कर्व्स, तो देखो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिखा जा सकता है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स को कॉमन ले तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। तो बड़ी आसानी से हमने कर्व को कंपेयर करके x का वैल्यू निकाला। अब यही यदि हम चाहें कि y की कांस्टेंट लिमिट निकालें तो आप क्या करेंगे, x को y की टर्म में कंपेयर करें कि x इज इक्वल टू रूट वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, और फिर दोनों को कंपेयर करें तो आपको y का वैल्यू भी मिल सकता है। अब यदि x के 2 वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट किए 0 एंड 1, इन दोनों वैल्यूज को यदि x को हम 0 रखें तो y भी 0 होगा, x को 1 रखें तो y भी 1 होगा। मतलब x इज इक्वल टू 0 1 के लिए y का वैल्यू भी हमें 0 1 मिल रहा है। मतलब यदि हम इनको ऑर्डर पेयर के टर्म में लिखें तो x 0 होता है तो y भी 0 और x 1 होगा तो y भी आपका 1 होगा। मतलब बाउंडेड रीजन में सपोज ये O पॉइंट है या आपका कैपिटल A पॉइंट है, ये हमको 2 पॉइंट्स दे के रखें कि इन पॉइंट्स से ही आपका रीजन जो है वो बाउंडेड होगा। x के लिए हमको रिस्ट्रिक्शन दे के रखा है। अब हम बात करें कि इस बाउंडेड रीजन को तय कैसे किया जाए। x का लिमिट तो हमने निकाल लिया, y जो हम कह रहे हैं कर्व टू कर्व चलेगा तो वो कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसे को क्लियर करें। सबसे पहले इन कर्व्स को हम ट्रेस आउट करें। तो देखिए यदि हम कर्व को ट्रेस आउट करें तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा, ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। अब देखिए कर्व की ट्रेसिंग बड़ी आसान होती है, थोड़े से लॉजिक्स भी यहाँ पे काम आते हैं। और यदि हमको कुछ भी नहीं आता है तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज लें, 2-4 पॉइंट आप ट्रेस आउट करें, 2-4 पॉइंट को यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कि एक्स इज इक्वल टू -2 ले लें, -1 ले लें, 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें। उनके करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू क्या आया पहले कर्व के लिए। सेकेंड कर्व के लिए भी हम एक्स वाई पॉइंट्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। उन वैल्यूज को हम ग्राफ पेपर पे या सिंपल प्लेन पे पुटअप करेंगे तो हमको क्या है, कहीं ना कहीं उसका एक रफ स्ट्रक्चर तो पता चल ही जाता है। बट यहाँ पे जो दोनों कर्व हमको दिए बहुत स्टैंडर्ड कर्व है, जिनकी हमको वैल्यू जो है वो किसी भी कीमत पे पता होनी चाहिए कि ये जो कर्व है इनका बेसिक जो डायग्राम है वो कैसा होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले कर्व की बात करें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए हम बात करें तो पैराबोला का जो शेप है वो हमको पता होता है कि पैराबोला या तो ऐसा होता है या ऐसा होता है या ऐसा होगा या ऐसा होगा। अब ये इस पूरे प्लेन पे कहां फिट होना है, तो ये देखने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हम ये देखें कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को यदि मैं ट्रेस आउट करूं
दोनों की जगह 0 0 लेके देखो, यदि x और y दोनों को हम 0 लेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि 0 इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो हमारा कर्व है ये तो तय हो रहा है कि ओरिजिन से ही पास होगा। तो पहला पॉइंट हमने निकाला x0 y0 इट विल बी 0 0, मतलब द कर्व विल बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब ये जो पैराबोला होगा ये ओरिजिन से कहीं ना कहीं पास होगा। अब ओरिजिन से पास होगा तो ये देखना है कि स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। ठीक है, अब इन चारों को हम देखें कि ओरिजिन मतलब या तो ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो या फिर ऐसा हो। अब चारों में से किस प्रकार के स्ट्रक्चर पे ये जाए। तो दूसरी चीज सिमेट्री देखें हम कर्व की कि ये जो है एक्स की सिमेट्री है, वाई की सिमेट्री है, किधर जा रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि एक्स की पावर इवन होती है तो हमारा जो कर्व होता है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। यदि x की इवन पावर है तो सिमेट्री अबाउट y, और y की इवन पावर है तो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। अब x की पावर इवन तो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, और y की पावर इवन तो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। यहाँ पावर इवन किसकी है, x की, तो सिमेट्री किसकी बनेगी, y की। तो y के अबाउट सिमेट्री देखें तो देखो यहाँ पे ये दो डायग्राम हमको देखने को मिल रहा है। तो दो डायग्राम में देखिए तो y के अबाउट सिमेट्री मतलब जैसा y के लेफ्ट में वैसा का वैसा y के राइट में बन रहा है। x की इवन पावर सिमेट्री अबाउट y, y की इवन पावर सिमेट्री अबाउट x, पावर x की इवन सिमेट्री अबाउट y। तो y के लिए हमको दो सिमेट्री देखने को मिल रही है जो ओरिजिन से पास होने वाला पैराबोला है, ये या ये। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे लिए यहाँ फिट होगा या सेकंड स्ट्रक्चर फिट होगा। तो दोनों ही केसेस में एक चीज और हम देखें कि अब ये या ये। तो इसमें देखिए एक हमको ये देखने को मिल रहा है कि y पॉजिटिव है और एक में ये देखने को मिल रहा है कि y नेगेटिव है। तो अब देखिए x की आप कोई सी भी वैल्यू ले लें उसकी पावर इवन है, मतलब y ऑलवेज क्या मिलेगा हमको, पॉजिटिव मिलेगा। x आप नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले y ऑलवेज पॉजिटिव मिलना है क्योंकि पावर उसकी 2 है। तो यहाँ पे x आप चाहे नेगेटिव ले लें या पॉजिटिव ले लें, नेगेटिव तो आपको y मिलना नहीं है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो y ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है वो कैसा बनेगा, इस प्रकार से, जो हमने फर्स्ट नाम दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये तय करते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक ऐसा पैराबोला है जो ओरिजिन से पास होगा, जो सिमेट्री अबाउट y होगा और जिसमें y की हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही हमें मिलेगी। अब इसको यदि हम यहाँ पे ट्रेस आउट करें तो कहीं ना कहीं हमको ये कर्व मिल गया जिसको हमने कहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं सेकेंड कर्व y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स तो बहुत सिंपल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो हम अच्छी तरह जानते हैं कि x की कुछ भी वैल्यू हो वो हमेशा किसके इक्वल होगी, y के इक्वल होगी। अब x की वैल्यू यदि -1 तो y की -1 हो, x की -2 तो y की -2, x की +1 तो y की +1। यदि इन तमाम पॉइंट्स को हम ऐड करें तो हमें कैसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि x और y को 0 रखने पे 0 = 0 आया। तो ओरिजिन से पास होने वाला ऐसा स्ट्रेट लाइन जो x और y एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 45 डिग्री का एंगल बनाने वाला, अब इसको हम येलो से ट्रेस आउट करें y इज इक्वल टू एक्स को, तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास बना है इसको हम कहेंगे y इज इक्वल टू एक्स। आप x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज लें और उनको यदि पेपर पे ट्रेस आउट करोगे तब भी आपको ऐसा ही स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मतलब हमने बड़ी आसानी से यहाँ पे ये जो है डायग्राम जो है बना दिया दोनों कर्व का। अब देखिए ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जो हमने x और y को कंपेयर किया था, x की वैल्यूज निकाली, y की वैल्यूज निकाली, ये वो पॉइंट होता है जहां दोनों कर्व एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो कट कहां करेंगे, 1 1 पे, कि x का वैल्यू जब 1 होगा तब y भी कितना होगा आपका 1 होगा। तो ये जो पॉइंट है आपका हो गया 1,1। अब हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि पूरे x प्लेन पे y आपका 0 होता है, पूरे y प्लेन पे आपका x 0 होता है। मतलब कहीं ना कहीं हम स्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक यदि मैं बनाऊं तो आप थोड़ा नीचे की साइड ले लेते हैं ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हमने मन बना लिया है कि x की हम कांस्टेंट लिमिट लेंगे और y की जो है हम वेरिएबल लिमिट लेंगे। यदि y की वेरिएबल लिमिट लेना है मतलब ये बात तय हो जाती है यहाँ पे कि हमारा जो स्ट्रिप है वो पैरेलल टू y एक्सिस ही लेना है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिप को पैरेलल टू y एक्सिस ले लें। तो देखिए ये हमारा स्ट्रिप है। बाउंडेड रीजन कौन सा है, बाउंडेड रीजन की बात करें तो ये आपका O हुआ, ये पॉइंट आपका A हुआ, तो ये O से A तक का, O से A पे जाएगा और वापस A से O पे आएगा। ये हमारा बाउंडेड रीजन R हो गया। ठीक है, इस रीजन में ही हमको दिए गए फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है।
तो इस रीजन की यदि बात की जाए तो आप देखिए ये रीजन x कहां से कहां तक चल रहा है, 0 से स्टार्ट होके 1 तक जाएगा, y कहां से कहां तक चलेगा, तो y में वेरिएशन आ रहे हैं। y जो है नीचे एक्स स्क्वायर से बाउंड है और ऊपर y इज इक्वल टू एक्स से बाउंड है, मतलब यहाँ जो y की लिमिट्स है वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर से लेके x तक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन के लिए यदि हम लिमिट्स की बात करें तो लिमिट्स जो है x की फिक्स हो गई है 0 से लेके 1 तक, और y की यदि वेरिएबल लिमिट्स की बात करें तो एक्स स्क्वायर से लेके x तक। जो कर्व नीचे है वो लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा और जो अपर बाउंड है वो अपर लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे इतने सब कुछ डिस्कशन का सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकलता है कि ये तो हमको पहले भी पता था कि कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से y इज इक्वल टू एक्स है, तो y का लिमिट जो है वो एक्स स्क्वायर से x होना चाहिए। अब यदि यहाँ ऐसा दे दिया जाता कि आपका जो इंटीग्रेशन है बाउंडेड रीजन कैसा दिया है, y इज इक्वल टू एक्स पहले दे दिया और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको बाद में देखने को मिलता, तो फिर आप क्या कहते कि y इज इक्वल टू एक्स से लेके y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिमिट होता, तो लिमिट जो है x से एक्स स्क्वायर हो जाता, और इस सिचुएशन में आपका जो इंटीग्रल है उसका लिमिट वैल्यू जो है वो अलग आ जाता। क्यों अलग आता? क्योंकि अपर और लोअर लिमिट क्या हो जाती, चेंज हो जाती, और ऐसी सिचुएशन में इंटीग्रल का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाता, जो कि हमारा गलत आंसर होता। तो सही आंसर लाने के लिए भले ही हमको y की लिमिट कर्व के फॉर्म में गिवन है, फिर भी हमें क्या करना होता है, ट्रेसिंग करनी होती है। ट्रेसिंग से हमको ये स्पष्ट पता चल जाता है कि आपका जो कर्व है नीचे कौन सा हिस्सा आ रहा है, ऊपर कौन सा हिस्सा आ रहा है। उस बेसिस पे हम ये बड़ी आसानी से तय कर देते हैं कि हमारा जो y है कहां से कहां तक है, तो एक्स स्क्वायर से लेके x तक है। भले इसका ऑर्डर आगे पीछे करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम यहां से एग्जैक्टली ये बता पाते हैं कि y जो है वो कहां से कहां तक हो रहा है। ठीक है, अब इस प्रकार से हमने जैसे लिमिट पता की, हम तुरंत क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। अब यदि आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर, अब देखिए ये हमारा है एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो एक्स वाई का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, और प्लस एक्स वाई का वाई के साथ करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, और इंटू डी एक्स डी वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए हमें ये पता है कि एक्स की लिमिट 0 से 1 है, y की लिमिट जो है वो एक्स स्क्वायर से लेके x तक है, हमारा जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर है। अब dx dy भले लिखा है, पर हम ये अच्छी तरह जानते हैं, कॉन्सेप्ट हमें पता है कि यदि वेरिएबल लिमिट y की है तो पहला इंटीग्रेशन हमेशा y के रेस्पेक्ट में होगा, और रिमेनिंग जो है कांस्टेंट लिमिट x की है तो x का इंटीग्रेशन हमेशा बाद में होगा। तो पहले आएगा आपका dy एंड देन हमें मिलेगा dx। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है हमें, x इज इक्वल टू 0 to 1। अब यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर को y के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करें तो देखिए इंटीग्रेशन में हमें क्या मिलेगा, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x होगा कांस्टेंट, तो ये एक्स स्क्वायर हुआ हमारा कांस्टेंट, और y का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस x हुआ हमारा कांस्टेंट, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेके x तक एंड देन dx। सिंप्लीफाई करें x इज इक्वल टू 0 to 1। अब हमको लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए लिमिट यदि हम रखें तो अपर लिमिट में जहां जहां y है हमें क्या रखना है, यहाँ पे x रखना है, तो y की प्लेस पे x रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर, और x का स्क्वायर मिलके हुआ x पावर 4 बाई 2 प्लस यहाँ पे भी हम y की प्लेस पे x रखेंगे तो x का क्यूब इंटू एक्स मिलके होगा x की पावर 4 बाई 3 माइनस, अब जहां जहां y है उसकी प्लेस पे हम x स्क्वायर रखें तो देखिए हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्स स्क्वायर और उसका पावर 2, मतलब x का पावर कितना हो गया यहाँ पे अपने पास एक्स स्क्वायर पावर 2, मतलब x का पावर 4 और x की पावर 2 मिलकर हो जाएगा x का पावर 6 y एक्स स्क्वायर पावर 2। तो एक्स स्क्वायर का पावर आप 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x की पावर 4, और ऑलरेडी यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है मतलब x का पावर 6 हुआ अपॉन में 2, और प्लस यहाँ पे हम y की जगह क्या रखें एक्स स्क्वायर तो y क्यूब, तो y क्यूब और y की जगह हम रखें एक्स स्क्वायर तो इसका क्यूब हो जाएगा x पावर 6, और साथ में आपके पास एक x और मतलब x पावर 7 और बाय 3। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने अपर और लोअर लिमिट को रखा। अब इसको थोड़ा सा हम रिसॉल्व करें तो देखिए x इज इक्वल टू 0 to 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे x पावर 4 प्लस x पावर 4 बाय 3। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आया आपका 6,
3 plus 2, it will be 3 plus 2 मतलब 5, x to the power 4 minus x to the power 6 by 2 और प्लस माइनस अगेन माइनस x to the power 7 by 3 और dx। अब जब इसको हम सॉल्व करें, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, तो हम बड़ी आसानी से इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 5 कांस्टेंट, x पावर 4 का होगा x पावर 5 बाय 5, तो 5 6 जा 30 माइनस x पावर 7 बाय 2 और 2 7 जा 14 एंड माइनस यहां पे हमको देखने को मिलेगा x पावर 7 का हो जाएगा x पावर 8 और 8 3 जा 24। तो इस प्रकार यहां पे हम लिमिट रखेंगे x इज इक्वल टू 0 टू, यदि हम यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो हमें जो है वैल्यू मिल जाएगी। अब जितने भी x हैं, एक बार हम अपर लिमिट के लिए वहां पे 1 प्लेस करें और लोअर लिमिट के केस में वहां पे हम 0 सब्स्टिट्यूट करें, तो x में तो सारे हमारे न्यूमरेटर में सारे x जो है वो 1 होंगे, तो ये हो जाएगा 5 by 30, 5 by 30 का मतलब वो 1 by 6 माइनस x पावर 7 by 14, ये हो जाएगा 1 by 14 और माइनस x पावर 8 by 24 मतलब ये हुआ 1 by 24, तो 1 by 6 माइनस 1 by 14 माइनस 1 by 24 और लोअर लिमिट में जितने x है सब 0 होंगे, तो 0 0 एंड 0 पूरी टर्म जो हमारी 0 होगी। तो 1 by 6 माइनस 1 by 14 माइनस 1 by 24 को यदि हम सिंप्लीफाई करें तो जो हमारा आंसर है वो होगा 3/56। तो इस प्रकार बड़ी आसानी से हम इस प्रकार के बाउंडेड रीजन में दिए गए फंक्शन का डबल इंटीग्रेशन जो है वो एवेल्युएट कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे आपको आज का सेशन, आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स हम कवर करने जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।